इससे पहले एक पार्टीशन पढ़ा था। कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका पार्टीशन क्या होगा, उस सेट के वो सबसेट लेने हैं सारे, ठीक है, उनका सबका यूनियन होगा, वो सेट खुद होना चाहिए। और कोई भी दो आपके जो सबसेट लिए ना उनमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं होना, कॉमन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था NK1 N2K N3K डैश 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 NRK, ये सारे क्या हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हो। तो इसमें वापस AN1K AN2K डैश 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 ANRK है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस होगी यदि R किसकी रेंज, N1K की और N2K की NRK, इन सब की जो रेंज है वो क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए। तो मतलब किसी भी सीक्वेंस की सारी टर्म ली नेचुरल नंबर वाइज, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे सारी टर्म ली, उस टर्म से कुछ कुछ सब सीक्वेंसेस निकाल दी, ठीक है। रेंज सेट वही है, वापस कंबाइन करा तो AN बन गई। तो जो निकालने वाली आपकी जो निकाली है ना, ये आपस में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस होगी। इसका एक इजी सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे सीक्वेंस ले लिया आपने AN, A1 2 3 4 सारी N तक सारी टर्म हो गई, अलिफ नॉट टर्म हो गई। उसमें से आपने क्या करा, एक 2N एक सब सीक्वेंस ली, ठीक है। तो अब आपका 2N है वो क्या है, 2K से बना है, मतलब इवन प्लेसेस, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट, ये सारे प्लेसेस, ये 8 2N के ले ली। और एक ले ली 2N-1, 8 2N-1 ले ली। इसमें क्या, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये सारे प्लेसेस ले लिए। तो इनकी जो ये दो N1K है और N2K है, N1K इवन टर्म्स का हो गया, N2K क्या हो गया, ऑड टर्म्स का हो गया। इनको कंबाइन करेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर बन जाएगा। और वापस मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो ये दोनों क्या होगी, आपके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस होगी। अब आज की क्लास में अपन वापस कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ उसके प्रूफ पढ़ेंगे। तो पहला अपन ले लेते हैं यहाँ पे ANK एंड AND-SK BNE टू कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस ऑफ AN। ये क्या है, AN के दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ NK और यूनियन N-K, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर आ जाने चाहिए। समझ गए भाई, यही बात हुई, क्योंकि ये किसका पार्टीशन होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए। और दूसरी चीज आपके NK है इंटरसेक्शन N-K है, दैट शुड बी 5। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का पार्टीशन है। एक NK हो गया, N-K, बस ब्रीफली इसका इतना कोई है नहीं, थोड़ा सा वापस रिवाइज कर दूं। अब देखो, अब मैं अलग अलग इसमें पॉइंट्स लिखाता हूं। पहला पॉइंट है, यदि मैं बोल रहा हूं ANK एंड AN-K है, ये बाउंडेड है, तो यहां से कंक्लूड निकलता है कि जो AN सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। मतलब यहां स्टेटमेंट ये मैं बताना चाहता हूं, आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, किसी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यदि बाउंडेड होती है तो वो सीक्वेंस भी क्या होती है, बाउंडेड होती है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो यहां से लेते हैं। अब यहां पे यदि मैं बोल रहा हूं ANK है इज बाउंडेड, इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट, मैंने समझ लिया, M1 स्मॉल m1 एंड कैपिटल M1 दो कोई रियल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉर ऑल ANK, यहाँ क्या M1 और यहाँ क्या हो जाएगा, ANK आ जाएगा और यहाँ कैपिटल M1 आ जाएगा। फॉर ऑल N, मतलब इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म लोगे, आपका लिख दिया NK इक्वल्स टू, ये नेचुरल नंबर का जो भी आपका सबसेट है यहाँ पे, भाई इसमें इवन होगी, ऑड होगी, जो भी इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म यहाँ लिखोगे तो वो M1 से, कैपिटल M1 से बड़ी और M1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाउंडेड है। ये आपने ले लिया केस 1, ठीक है। यहाँ से आपने इक्वेशन 1 बना दी। अब आपने लिया केस 2। केस 2 हम एक बात और बोल रहे हैं साथ में, ये भी क्या है, तो यहाँ पे
एन डैश के है उसके बारे में भी बोलते हैं, ये भी क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक ऐसा M2 या स्मॉल m2 और कैपिटल M2 क्या होगा, रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट M2 के बीच में आएगा n डैश के। बाउंडेड का मतलब ही यही, ऐसा एक एलिमेंट मिलेगा जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी हो, ऐसा मिलेगा रियल नंबर जिससे सीक्वेंस की सारी क्या टर्म हो, बड़ी हो। ये आपने सीक्वेंस क्या समझा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये आपने इन्फिमम है दोनों, ये इसका इन्फिमम है, ये इसका इन्फिमम है। आपने एक m कोई एलिमेंट लिया है, वो मिनिमम है, सबसे छोटा है किसका, m1 और m2 दोनों का कोई दोनों में से कम वाला है, ये मैंने समझ लिया m। और कैपिटल M समझ लिया मैंने, ये मैक्सिमम है किसका, कैपिटल M1 का, और ये M। अब यहाँ पे आप ये बात जरूर बोल सकते हो, M है उसके बीच में आ जाएगा AN और ये क्या आ जाएगा M। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि इधर दो के से AN क्या होगा, या तो AN हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, AN आपका क्या हो जाएगा, AN' हो जाएगा। तो बीच वाला एलिमेंट या तो, भाई समझ गए ना, दोनों का यूनियन तो यही आ रहा है, तो या तो बीच वाला एलिमेंट NK हो जाएगा या N' हो जाएगा, इन दोनों में से कोई होना नहीं है। तो आपको पता है, चलो स्मॉल वाला होगा, तो स्मॉल वाला किसके बीच में आता है, M1 और M1 के बीच में आता है, तो ये M मिनिमम वाला लिया है, समझ गए, और ये भी क्या इनका बड़ा वाला लिया, तो उस केस में भी सही हो जाएगा, उस केस में भी सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपका ये प्रूफ होगा। दूसरा, यदि मैं बोलूं, यदि मैंने बोला ANK एंड, ये दोनों क्या है, टॉप पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, A&SK है आर कन्वर्जेंट, तो इससे बात निकल के आती है AN क्या है, बाउंडेड है। उससे क्या बात निकल के आती है, AN क्या है, बाउंडेड है। इसका क्या मतलब हो गया, यदि मैं बोलूं ANK क्या है, ANK कन्वर्जेंट है, तो यहां से एक चीज बात कर सकते हो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमने प्रूफ करवा रखा है। तो यहां से आप बोल सकते हो ANK क्या हो जाएगा, इज बाउंडेड, क्योंकि अपने पास थ्योरम है, क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। याद है तो हमने लिखा था ना, A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन लिया है, तो हमने समझ लिया अल्फा है वो मिनिमम है, A1 A2 A3 डैश 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 AM ले लिया था और एक A माइनस अल्फा ले लिया, याद है नहीं, वो प्रूफ करवाया था ना। तो यहां से यदि कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और दूसरा, यदि मैं बोल रहा हूँ AN' है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है, तो यहां से मैं ये भी बात बोल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। सही बात है या नहीं है? और ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड हो जाएगी, फर्स्ट वाला यही बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट, हम कर रहे हैं, कैन आई रीड दिस, अब यदि मैं बोल रहा हूं AN है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज हो रही कहां पे, A पे, और BN मैंने लिया है कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज हो रही है कहां पे, B पे हो रही है। यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं जो सीक्वेंस AN है ये क्या होगी, हैव एटमोस्ट टू लिमिट पॉइंट। इस सीक्वेंस के है वो क्या है, दो लिमिट पॉइंट है। अब यहां से इसका प्रूफ लेते हैं। अब यदि मैंने बोला AN है वो कन्वर्ज कहां पे हो रही है, A पे, और BN कहां पे, सॉरी B नहीं लेना इसको, AN है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस है, मतलब इसी सीक्वेंस के पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट हो गए ए और बी, समझ गए ना, सीधा यहां से पता चल रहा है। फिर तीसरा लिमिट पॉइंट का लेंगे, भाई ये ए एन है, इसकी दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस है तो है, तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं, ए एन हैव टू लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स, एक आपका ए हो गया और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। अब अपन ने एक तीसरा लिमिट पॉइंट ले लिया, लेट अल्फा बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। हमने अपनी मर्जी से बोला है कि अल्फा कोई ए एन का क्या है, अलग लिमिट पॉइंट है। तो यहां से यदि कोई सीक्वेंस में, हमने एक अभी पढ़ा था एक दो क्लास पहले, यदि कोई सीक्वेंस होती है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट होता है, हर एक लिमिट पॉइंट के लिए एक ऐसी सब सीक्वेंस मिलती है जो उस लिमिट पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। तो इसका मतलब आपको ऐसी कोई एन डबल डैश के मिलेगी, सब सीक्वेंसेस मिलेगी जो कहाँ पे कन्वर्ज होगी, कहाँ पे कन्वर्ज होगी, अल्फा पे कन्वर्ज होगी। अल्फा लिमिट पॉइंट है ए एन का, तो ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी ए एन की, जो हमने ये ले ली, जो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, अल्फा पे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो केस, अब यहां एक बात ये है ध्यान की, ए एन डबल डैश क्या है, ये ए एन की सब सीक्वेंसेस है, और ए एन है उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस ले ली, ये दोनों, मतलब समझ गए ना, इन दोनों को मिला दोगे तो ए एन बन जाएगी। और मेरी बात समझे, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस का मतलब ही यही है। तो जो इसके एलिमेंट है वो इनमें से ही होंगे। तो यहां से तीन केस बना देते, पहले मैं थोड़ा बोल देता हूँ। या तो हमने सोच लिया ए एन डैश के है ना, वो पूरी ए एन की सब सीक्वेंसेस है, क्योंकि ए एन और ए एन डैश में सारे एलिमेंट आ गए एन के, तो या तो प्रॉपर इसकी सब सीक्वेंसेस हो जाएगी, और या फिर प्रॉपर ये किसकी, इसकी सब सीक्वेंसेस हो जाएगी। तीसरा केस बनेगा कुछ एलिमेंट इसके आ जाएंगे, कुछ एलिमेंट इसके आ जाएंगे, इसके अलावा कोई केस है? ए एन और ए एन डैश एक के है, ये के हमने स्टार्टिंग में लिखा ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो मतलब समझ गए ना, पहला ले लिया कि सारी इसके एलिमेंट है ना, ये इसके आ गए, ठीक है, क्योंकि ये और ये मिलके ही ये बनी है, तो समझ लिया इसमें आ गए सारे एलिमेंट। तो ये है, ये किसकी सब सीक्वेंस हो गई, इसकी। दूसरा केस ले लिया, ये सब सीक्वेंस हो गई इसकी, दोनों केस में एन की तो है ही है। तीसरा केस ले लिया, कुछ एलिमेंट इसके आगे, कुछ एलिमेंट इसके आगे, तो हम तीनों केस लेते हैं। तो पहला केस ले लिया, ए एन डैश के है इज सब सीक्वेंसेस ऑफ ए एन के, मतलब इसके पूरे एलिमेंट किसके आगे, ए एन के आगे। तो यहां से मैं बोल रहा हूं ए एन के है, ये कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे हो रही है, ए पे। तो यदि कोई सीक्वेंस जहां पे कन्वर्ज होती है, उसकी जो सारी सब सीक्वेंस होती है वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। क्यों? एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसकी सारी सब सीक्वेंस होती है, वो उसी पे कन्वर्ज करती है। तो यहां से ए एन के कहां पे कन्वर्ज कर रही है, ए पे कर रही है। तो यहां से ए एन के है, ए एन डबल डैश के है, ये क्या है, सब सीक्वेंस है किसकी, किसकी है, ये ए एन के की है। तो ये कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ये एन डबल डैश के कहां पे, अल्फा पे कन्वर्ज हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसके हिसाब से देखो तो ये इसकी सब सीक्वेंस है, तो ये ए पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये भी किस पे कन्वर्ज होना पड़ेगा, ए पे कन्वर्ज होना पड़ेगा। तो यहां से एक चीज कंक्लूड आ गई, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, उसकी सारी सब सीक्वेंस है वो उसी पे कन्वर्ज होती है। सेम कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंट के लिए होता है, जहाँ पे सीक्वेंस डाइवर्ज होती है, ए प्लस इन्फिनिटी होगा तो सारी सब सीक्वेंसेस हो गई वो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होती है, क्योंकि उसमें भी तो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स ली हुई है, सब सीक्वेंस में भी क्या इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है, अलिफ नॉट। अब यहाँ से केस ट्रू क्या होगा बताओ, आप खुद बताओ, गैस कर सकते हो। ए डबल डैश ए है इज सब सीक्वेंसेस ऑफ, बिल्कुल सही, ए एन डैश के होगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से ये इसकी सब सीक्वेंस हो गई, तो ए एन डैश के है वो कहां पे कन्वर्ट हो रही है, बी पे हो रही है। और इस हिसाब से जो इसकी सब सीक्वेंस है ए एन डबल डैश है वो कहां पे, अल्फा पे कन्वर्ट हो रही है।
और ये इसकी सब सीक्वेंस है, तो ये बी पे है, तो ये भी कहाँ पे कन्वर्ट करनी चाहिए, बी पे करनी चाहिए। यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या आ गया, बी इक्वल्स टू अल्फा। समझ गए ना। तो हमने जो तीसरा लिमिट पॉइंट लिया है इन दोनों केस में, तो वो नया है ही नहीं, वो या ए है या बी है। अब लेते हैं केस 3। दिस विल बी अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। केस 3 ये है, इसमें समझ लेते हैं, लिखते हैं थोड़ा, समझ तो गए ना, कुछ एलिमेंट ए एन के हैं, कुछ ए एन डैश के, पर इसको लिखते हैं अपन अलग तरीके से। ए एन डबल डैश के हैज 2 सबसीक्वेंसेस, यहाँ पे बी एन के एंड बी एन डैश के, such that B N K is subsequence of A N K and B N dash K is subsequence of A। समझे या नहीं समझे क्या लिखा है मैंने लिखा है ए एंड एस के है, उसके भी 2 सबसीक्वेंस हो गई है। एक तो क्या होगी, वैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस से ज्यादा वर्ड अच्छा रहता, क्योंकि 2 ही फॉर्म करने, मतलब सारे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। ए एन के हो गया, बी एन के हो गया, वैसे एवरी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज अ सबसीक्वेंस, तो ये ले ली बी एन के हो गई और बी एंड एस के हो गई, सच दैट कि इसमें सारे एलिमेंट है वो किसके हैं, ए एन के हैं, और बी डैश के में क्या हो गए, तो समझ गए ना। ए डबल डैश में 2 आगे, बी एन के, तो कुछ एलिमेंट उसके आगे, कुछ एलिमेंट इसके आगे। अब वापस मैं लेता हूं किसका, दोनों अलग अलग केस ले लिए यहाँ। वैसे बात तो आगे जाके ये बनेगी। अब यहाँ पे मैं लेता हूं बी एन के है, ठीक है, इज सब सीक्वेंसेस ऑफ किसकी है बताओ, ए एन के की है। अब देखो बी एन के है, सबसे पहले तो ए डबल डैश के है, ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, अल्फा पे कन्वर्ज हो रही है, हमने लिया है ये, तो इसकी सब सीक्वेंस है बी एन के, तो ये भी कहाँ पे कन्वर्ज होगी, अल्फा पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। और बी एन के वापस क्या है, बी एन के ए एन के की है सब सीक्वेंस, मतलब समझ गए ना। तो ये वापस आपकी बी एन के क्या हो जाएगी, और ए एन के की सब सीक्वेंस है, और ए एन के कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसकी सब सीक्वेंस ली है, तो ये भी कहाँ पे ए पे कन्वर्ज होनी चाहिए। यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ए इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा हो गया। समझ में आई ये बात। अब दूसरा पॉइंट है बी एन डैश के, ये क्या है, पहले तो ये सब सीक्वेंस किसकी है, ए एन डबल डैश के की है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज करनी चाहिए, बी एन डैश के भी कहाँ पे कन्वर्ज करनी चाहिए, अल्फा पे कन्वर्ज करनी चाहिए। और साथ में बोला है बी एन डैश के है ना, वो किसकी, ए एन डैश के की है, इसमें वो एलिमेंट है जो किसमें है, ए एन डैश में है, तो यहाँ से ए एन डैश के है वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, वो बी पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसकी जो ये सब सीक्वेंस है ये भी कहाँ पे कन्वर्ज होनी चाहिए, बी पे होनी चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूड क्या हो गया, बी इक्वल्स टू है, तो ए इक्वल्स टू अल्फा और बी इक्वल्स टू अल्फा को ऐड करोगे तो यहाँ से आ गया ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू अल्फा, मतलब एक ही हो गया। इज दैट क्लियर। यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 3 के अलावा कोई केस होंगे नहीं, तो तीनों केस में फर्स्ट और सेकंड में क्या हो गए, 2 लिमिट पॉइंट हो गए, तीसरे वाले में क्या हो गया, एक ही लिमिट पॉइंट हुआ है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो ए एन के और बी एन के दोनों कन्वर्जेंट है, ठीक है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो और ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस है, तो ए एन हैव एट मोस्ट 2 लिमिट पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको यहाँ ये थोड़ा सा है बिल्कुल, तो वहां एटमोस्ट वर्ड है, मैक्सिमम 2 लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। लास्ट वाले में 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गए। वैसे मैं इसका एक कॉमन स्टेटमेंट बना के लिख देता हूँ, एक बार फोटो लूंगा, मैं एक यहाँ पे और कॉमन स्टेटमेंट बनाया, कैन आई रेज दिस। अब देखो याद करने के लिए आपका चलो मैं यहाँ से ही लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ से कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट ये लिख दिया, ए एन है इज बाउंडेड,
इससे जस्ट पहले हम प्रूव करा है दिस इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी बाउंडेड, समझ गए ना, तो वो प्रूफ हो गया, तो ए एन क्या होगा, बाउंडेड होगा। दूसरा पॉइंट ए एन हैव एट मोस्ट टू लिमिट पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपने ले लिया, तीसरे में दो पोर्शन ले लिए, ए नॉट इक्वल टू बी ले लिया, मतलब इसको लैंग्वेज में लिखे तो दोनों कोई अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, लिख सकते, मैं लिख नहीं रहा, समझ गया ना भाई, ए नॉट इक्वल टू बी है मतलब ये और ये कोई अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो उस केस में आप बोल सकते हो जो ए एन है वो क्या है, इस केस में ए एन बाउंडेड है, बाउंडेड तो है, और साथ साथ में ये बोल सकते हो हैव एग्जैक्टली टू लिमिट पॉइंट। पक्का कितने लिमिट पॉइंट होंगे, दो ही लिमिट पॉइंट होंगे। साथ साथ में एक बात और बोल सकते हो, ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। क्यों है नहीं है कन्वर्जेंट, भाई कन्वर्जेंट के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, इज दैट क्लियर। तीसरे का दूसरा पॉइंट ले लिया, इसमें ले लिया आपने ए इक्वल्स टू बी, तो यहां से ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा एंड कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका पूरा फोटो ले लो, नेक्स्ट आ। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यदि ए एन कोई रियल नंबर की सीक्वेंस ली है, रियल नंबर की, जहाँ ए वन और ए टू क्या है, रियल नंबर है, ए एन प्लस वन दे रखा है, ए एन प्लस ए एन माइनस वन बाई टू उसका मीन, और ऑल एन क्या दे रखा है, जीरो से मतलब सॉरी टू से बड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ए एन जो सीक्वेंस है उसका नेचर डिफाइन करना है, ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये बाउंडेड है या नहीं है, ये मोनोटोनिक है या नहीं है, यदि ये कन्वर्जेंट है तो कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, और साथ में मैंने बोल दिया ए वन और ए टू क्या है, दोनों रियल नंबर है, और यहाँ मैंने बोल दिया ए एन प्लस वन है वो क्या है, ए एन प्लस ए एन माइनस वन ओवर टू हो गया, और साथ में एक चीज़ और बोल दी, जो एन है वो क्या सारे हैं, टू से बड़े हैं, फाइंड करना है वो ये है, पहला ए एन है वो बाउंडेड है, ए एन है मोनोटोनिक है, ए एन है वो कन्वर्जेंट है, और इफ ए एन इज कन्वर्जेंट तो उसकी क्या करनी है, फाइंड इट्स लिमिट, उसकी लिमिट निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आईआईटी जे में 2-3 बार रिपीट हुआ है, सीधा सीधा आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी, A1 और A2 की। कैसे, वैसे अभी तुम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पूरी सीक्वेंस A1 और A2 के बीच में ही डिफाइन है, क्योंकि यहाँ मीन लिया हुआ है, n है वो 2 से बड़ा है, तो n 2 से ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A1 प्लस A2 बाई 2 हो जाएगा, तो A3 है वो दोनों का मीन ले रखा है, मतलब A1 और A2 के बीच में आएगा A3, और फिर A3 और A2 के बीच में आएगा A4, तो पूरी सीक्वेंस A1 और A2 के बीच में रहेगी, तो बाउंडेड का तो सीधा ही पता चल रहा है, इज दैट क्लियर। चलो इसमें अब मैं इसमें भी अलग अलग केस ले लेता हूँ, क्योंकि पूरी सीक्वेंस में किसका रोल है, A1 और A2 का। केस 1 ले लिया मैंने, A1 और A2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। दूसरे में ले लेंगे A2 A1 से बड़ा, तीसरे में ले लेंगे A1 क्या है, A2 से बड़ा है। अब यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ इक्वल है A1 A2, तो A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 है, ठीक है, अपॉन 2, क्योंकि यहाँ जैसे ही n की वैल्यू लिखी तो यहाँ से A3 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा,
A4 आ जाएगा A3 और A2/2। A2 भी A1 है, ये भी है, तो वापस A1 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो an इक्वल्स टू A1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से an इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे? बाउंडेड का तो मैंने सीधा ही बता दिया, सारे A3 है वो बस मीन लेके मतलब बीच में आते रहेंगे। मैं सारा वैसे अच्छे से बनाऊंगा अभी, बट बाउंडेड भी है ये। तो वैसे चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि A1 और A2 इक्वल हो ना, जैसे ये 2 पॉइंट जो रियल नंबर दिए हुए ना, यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन में लिखा हुआ ये जब दोनों रियल नंबर इक्वल हो जाए तो उस केस में तो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब बात रही केस में, यदि आपने लिया A1 से A2 क्या लिया, बढ़ा लिया, ठीक है, ये बहुत अच्छा सोचने का है। तो यहाँ आपने ले लिया A1 और यहाँ ले लिया आपने A2 और ये आपने ले लिया A1, कोई दिक्कत? अब यहाँ आपने A3 क्या होगा, A1 और A2 का मीन होगा, A1 प्लस A2/2। तो यहाँ आपने समझ लिया क्या आ गया, A3 हो गया। A4 होगा, वो क्या होगा, यहाँ 3 पुट करा तो A3 और A2 का मीन, तो ये आपका क्या हो गया, A4 यहाँ आ जाएगा। वैसे A5 होगा, वो यहाँ आ जाएगा A5, और वैसे ही A6 यहाँ आ जाएगा, और वैसे ही A7 यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझे? और A8 उधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखो, तो A जो 2n है, ठीक है, वो तो यहाँ से क्या हो रही है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रही है। A जो 2n की सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और A2n-1 है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्योंकि देखो A1, A3, A5 और ये A7 ऐसे, तो ये सीक्वेंस आपकी हो गई क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ये ऑड की क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका 2n है, दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और A2n-1 है, दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो एक सीक्वेंस an है, ये समझ गए, मैं नंबर लाइन पे डिनोट करा है मैंने, ये सारी वैल्यूज है। ये बड़ी वैल्यू है सबसे, ये सबसे मतलब सॉरी छोटी है, ये सबसे बड़ी है। जैसे जैसे इधर जा रहे हो वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि मैंने लिया ही ऐसे कि 2 रियल नंबर है, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है। समझ में आया नहीं है? तो अब एक सीक्वेंस है, उसकी 2 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस बन रही है, 2 सब सीक्वेंस बन रही है, उसमें एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो मतलब समझ गया ना, ए मोनोटोनिक नहीं है। समझ गए? क्योंकि उसकी एक सब सीक्वेंस क्या बन रही है, इंक्रीजिंग बन रही है, एक क्या बन रही है, डिक्रीजिंग बन रही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, an है इज नॉट मोनोटोनिक। इसका क्या हो रहा है, कम हो रही है, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये आई है, बड़ी आई है, मतलब छोटी आई है, सेकंड टर्म के लिए वैल्यू बड़ी आई। इसको ऐसे देखो सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड वैल्यू क्या आई, बड़ी आई, फिर A3 पीछे आ गई, कम आ गई, फिर A4 वापस बढ़ गया, फिर वापस कम। तो समझ गए ना, ये कम ज्यादा हो रही है, एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है। वही ये होता A1, A2, A3 ऐसे से, तो अपन नंबर लाइन पे देखो सारे ऐसे। यू गॉट माई पॉइंट ना? तो ये क्या नहीं है, ये मोनोटोनिक नहीं है। तो यहाँ से आपका ये सिचुएशन हो गया, मोनोटोनिक है नहीं है, बाउंडेड का है। बाउंडेड तो है, क्यों बाउंडेड है, चलो ये भी लिख देते हैं। तो पहला A2n है, A2n है वो क्या है, ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है दैट इज ऑलवेज बाउंडेड अबोव, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है, वो किसी पॉइंट से डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, A2 से ये डिक्रीज करना स्टार्ट करी, तो बाउंडेड बिलो तो हर एक मोनोटोनिक, सॉरी बाउंडेड अबोव, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड अबोव, क्योंकि कम किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है ना, तो उससे फिर वो कम ही जाती है, तो ये बाउंडेड अबोव तो है ही है। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं A2n है वो सारे हैं, वो क्या है, A1 से क्या है बताओ, A1 से सारे छोटे ही हैं, सॉरी A1 से सारे बड़े हैं, तो ये क्या हो गई, बाउंडेड बिलो भी हो गई। ठीक है, डिक्रीजिंग की वजह से मुझे सीधा पता चल गया बाउंडेड अबो है, और A1 से ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड अबो तो होती है, मतलब A2 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, A2 से सारे एलिमेंट छोटे ही हैं,
तो ये बाउंडेड अबो है, ठीक है, बाउंडेड अबो है, पर साथ में A1 से सारे एलिमेंट बड़े भी तो है यहाँ से, तो बाउंडेड बिलो भी हो गई, तो बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो दोनों हो गए, तो ये क्या हो गई, ये बाउंडेड हो गई। इज दैट क्लियर? और यहाँ एक बहुत काम की चीज सामने, वैसे सारी सीक्वेंस A1 और A2 के बीच में ही है, तो सीधा ही बोल सकते हो, ये तो वो बात का बाकी सही है ना, बाउंड वो तो सीधा ही दोनों भी है। तो देखो ये समझ में आया, तो ये बाउंडेड है, तो यहाँ से आपने पता चल गया बाउंडेड है। बाउंडेड है तो आपको पता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज मोनोटोनिक है, ये A2n है, ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो यहाँ एटमोस्ट वन एटलीस्ट वन दोनों का एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, इज दैट क्लियर? तो ये A2n है, और एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज व्हाट, कन्वर्जेंट, ये समझ लिया मैंने, L1 पे कन्वर्ट कर दिया, इज दैट क्लियर? दूसरा मैंने सेम ऐसे लिया, A2n है, ये क्या हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, पर इसके सारे एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 2n से, सॉरी 2n-1 है, ये A2 से क्या हो गए, छोटे हो गए, तो बाउंडेड अबो भी हो गया, तो बाउंडेड अबो हो गया, तो ये A2n-1 क्या हो गई, ये आपके बाउंडेड हो गई। बाउंडेड हुई या नहीं हुई? और बाउंडेड हो गई और मोनोटोनिक है, मतलब क्या हो जाएगा, इस ये मेरे यहाँ क्या मतलब है, मोनोटोनिक के एक ही लिमिट पॉइंट होता है, हमने प्रूफ कर रखा है, एक से ज्यादा नहीं होता। एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, सेटल कहाँ पे होंगे, एक लिमिट पॉइंट। अब बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ से मैंने A2n-1 क्या ले लिया, ये आपने मैंने कन्वर्ज ले लिया, कहाँ पे कन्वर्ज कर दिया, L2 पे कन्वर्ज कर दिया, इज दैट क्लियर? अब यहां से एक बात निकल के, अब देखो यहां पे तो हो गई कि ये भी कहीं कन्वर्ज कर रही है, ये भी कहीं कन्वर्ज कर रही है, तो क्या AN कन्वर्जेंट होगी? जरूरी नहीं है। अभी तक हम एक बात ही कंक्लूड कर रहे हैं, इसके AN के एटमोस्ट दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी इसकी टर्म ली है, समझ गए? पर अब यहाँ आगे लेते हैं कि L1 और L2 में क्या रिलेशन है। तो यदि मैं इस सीक्वेंस का, यहाँ पे आपको पता है क्या लिखा हुआ है, AN इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे AN+1 है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, इसको क्या लिख सकते हो, AN+AN-1/2, बस इसकी AN+1 की वैल्यू लिखिए, n+1 है, AN+1 है, मतलब कौन सा टर्म हो गया बताओ, एक सेकंड रुकना, AN मतलब इसको 2n+1 ले लो, 2n+1 ले लिया, यहाँ क्या ले लो, 2n ले लो, और ये 2n-1 ले लो। अब अपन को तो पता है यहाँ जितना होगा उसका एक कम और दो कम होगा, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, AN में ये रिलेशन दे रखा है। इससे क्या फायदा होगा, 2n+1 है, कौन सी, ऑड वाली है, ठीक है, ये तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये L2 पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये L2 पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये इवन वाली है, ये L1 पे कन्वर्ज हो जाएगी, L2 पे कन्वर्ज हो जाएगी अपॉन 2, तो 2L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1+L2, यहाँ से L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ से क्या बात ज्ञान की बोल सकते हो, बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है, कन्वर्जेंट है, और यदि कन्वर्जेंट है तो इसकी क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तीसरा। तो अब इसकी क्या निकालनी है, लिमिट निकालते हैं। यहाँ तक तो आपने ले लिया ना, ये पहले वाले का इरेज करो इसको। अब इसका क्या लेते हैं, लिमिट निकालते हैं, मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, अब देखो नेक्स्ट 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 लेते हैं, हाँ हमें लिमिट पॉइंट निकालना है, तो देखो AN है वो क्या है, AN+1 है वो क्या है, AN+AN-1/2 हो गया, इज दैट क्लियर? तो यहाँ से A3 है वो क्या है, A1+A2/2, A4 है वो क्या हो जाएगा, A2+A
A3/2। मेरी बात समझे, n 2 से स्टार्ट करना है, मैंने 2 से स्टार्ट कराया है। तो यहाँ से a, और यहाँ क्या हो जाएगा an, ये 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा A3 + A4/2। एग्जैक्टली। चलते चलते मैंने A6 लिया, तो A6 यहाँ क्या हो जाएगा A5 और सॉरी A4 और A5/2। वैसे मैंने यहाँ an लिया, तो an क्या हो जाएगा an -2 + an-1/2। और अगला मैंने समझ लो लास्ट पॉइंट ले लिया an +1। तो an+1 क्या हो जाएगा an + an-1/2 हो गया। इन सबको मैंने ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला A3, A4, A5, A6, ठीक है, डैश डैश an+1। इज दैट क्लियर? और एक साइड क्या मिला, एक साइड मिला 1/2 और A1, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6। एक मिनट, कहीं ना कहीं नहीं गड़बड़ है। A4, हाँ A5, तो ये मैंने लिखा ही नहीं है, 7 का हो जाएगा इसमें, अपन ने इतना ही लिखा है। और यहाँ से an क्या हो जाएगा an-2 और an-1 और a क्या बन जाएगा an-1 और ये क्या हो जाएगा नहीं a लास्ट क्या हो जाएगा an-2 an-1, तो an-1 यहाँ से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से देखो तो अब टर्म कौन सी डबल होगी, यहाँ से लेके ये सारी A2, A3, A4 ये सारी डबल हो जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक डबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एक तो आधा कौन सा रहेगा 1/2 A1 और 1/2 AN, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे आधे रहेंगे। अब दूसरी यहाँ पे देखिए इस साइड कौन से बचेंगे, A2 इधर A है, इधर A2 है ही नहीं, A2 कहाँ है, ये A3 से स्टार्ट हो रहा है, तो A2 इधर क्या हो जाएगा बच जाएगा, ठीक है। फिर A3 से स्टार्ट हुए इस साइड और कहाँ रहे an+1 तक है यहाँ पे, और यहाँ कहाँ तक दे रखे an-1 तक ही दे रखे, तो an-1 तक कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, एक तो बचेगा an और एक क्या बचेगा an+1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इज दैट क्लियर भाई, समझ गए ना? अब यहाँ पे आपने क्या करा, लिमिट दोनों तरफ क्या डाला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाला, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाला तो an का l हो गया, क्योंकि अब अपन को पता है a के पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, भले n+1 हो भले n, और इधर भी क्या हो गया l हो गया, और इधर आपका हो गया 1/2 A1 और ये A2 और ये क्या हो गया l/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 2l - l/2, तो 3l/2 हो गया। ये आपका क्या हो गया 3l/2 हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपका निकला है 2 से हटा दो इसको, तो ये आपका क्या हो गया 2 यहाँ आ गया, तो l = क्या हो गया A1 + 2A2/3 हो गया। ये जो लिमिट पॉइंट आ गई, जो वैल्यू आ गई, वहाँ पे क्या हो रही है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अब केस 3 होगा A1 बड़ा होगा A2 से, ठीक है, वो आपको खुद को करना है, ठीक है। वैसे कन्वर्ज तो आगे यहाँ पे लिमिट पर कन्वर्ज होगी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं an क्या है बाउंडेड है, नॉट मोनोटोनिक है, ठीक है। मैं सारे लिख देता हूँ, ये आपको एकदम ऐसे बना पूरे लास्ट में लिखने हैं। ये an के बारे में क्या है, ये मोनोटोनिक नहीं है, कन्वर्जेंट है, इस an इज कन्वर्जेंट, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी इसकी A1 + 2A2/3, इस लिमिट पे कन्वर्ज करना है। समझ में आया नहीं है? केस 3 है वो आपको लेना है A1 बड़ा है किससे A2 से, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आप करना। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट एक आता है ए एन बी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की जगह आ गया पॉजिटिव टर्म्स आ गया, और A1 और A2 क्या है, पॉजिटिव टर्म है। इसकी जगह एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो वो मैं आपको सीधा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, इनफैक्ट सिमिलर ही याद करवा देता हूँ, क्योंकि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद ही रखा करो, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाता है भाई। अच्छा लेंदी क्वेश्चन था ये। अब देखो यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और यहाँ पे A1 और A2 क्या ले लिया, आपके कोई पॉजिटिव टर्म्स ले लिए, ठीक है, रियल नंबर ले लिए पॉजिटिव, और रिलेशन दे रखा है an+1 है, वो an और an-1 है, 1/2। ये एग्जैक्टली यूं देखो तो ये क्या है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो गया। और अब देखो मैं इससे सिमिलर ही आपको एकदम याद करवा देता हूँ। यहाँ पे ये कौन सा है, ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, प्लस करके, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्लस की जगह डॉट आ गया और उसकी क्या हो गई पावर 1/2 हो गई। इज दैट क्लियर? तो इसमें भी ये बाउंडेड होगा, यहाँ पे लिख दो n क्या ले लिया, n1 सॉरी n ले लिया आपने 2 और 2 से बड़ा ले लिया, ठीक है, ये बाउंडेड होगा, और ये भी A1 और A2 के बीच में बाउंडेड होगा। वैसे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, वो भी आगे हम करेंगे। तो ये बाउंडेड होगी, ये मोनोटोनिक ये भी नहीं होगा, ठीक है, और एक चीज है कि कन्वर्जेंट होगा ये, ठीक है, मैन है ये भी कन्वर्जेंट होगा, और जो कन्वर्ज करेगा ना वो भी इसका सिमिलर ही है। वो कैसे याद करो आप, यहाँ जो प्लस है वो क्या बना था, वहां पे डॉट बना था। देखो यहाँ जो 1/2 था वो ऊपर पावर में चला था, और प्लस क्या बन गया, डॉट बन गया। तो यहाँ ये कन्वर्ज यहाँ पे हो रही है ना, तो A1 है प्लस है वो क्या बनेगा, डॉट बनेगा, ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा, A² बन जाएगा, फिर आगे 1/3 है तो ये 1/3, ये इस पॉइंट पर ट्राई कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैन तो याद ही रखना, ठीक है, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये भी आप करो तो ये आप बस एक स्टेटमेंट लिख दो, ए एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट पहला बनेगा ये, तो मैं ऐसे ही आपको, और A1 और A2 वापस क्या ले लिया, कोई पॉजिटिव टर्म्स ले ली, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 1/an, 1/an-1। तो इसका भी ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस होती है ये क्या है पहले तो बताओ, अर्थमेटिक मीन का उल्टा HP है ये, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये भी कन्वर्जेंट होती है, ये भी बस इतना सा ध्यान रखो, ये भी क्या कन्वर्जेंट होती है। बाकी की क्लास